नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया का लेंस, पाकिस्तानी मीडिया का कैमरा जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत को या मुल्की सियासत को कवर करता है, उस हवाले से, उस लेंस के हवाले से आज का दिन बहुत ही सियासी तौर पर अहम भी लगता है। उसमें बड़ी सियासी हलचल है, धमाका चौकड़ी है, बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हैं। ये और बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत को कवर करता है, उसका पाकिस्तान के अवाम जो हैं 20-22 करोड़, उनके मफाद से, उनके मुस्तकबिल से को बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ अब नहीं है। ताहम आज के दिन की जो सियासी हलचल है वो उस वक्त शुरू होती है जब ऐन मतवक्को पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और PMLN के बहुत अहम लीडर और कंबाइंड अपोजिशन के लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब की इंटरम अबूरी बेल को लाहौर हाई कोर्ट एक्सटेंड नहीं करती और नैब उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। उस हवाले से वो ख़ुद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं कोर्ट में। और उसके बाद अपोजिशन की रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही सख्त, बड़ी भरपूर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हुकूमत को मुद्दे पे इल्ज़ाम ठहराती हैं। बहुत से सवालात जो हैं मुश्किल वो रेज़ करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत जल्दी पाकिस्तान आ जाएंगे, आने वाले हैं। और ये भी वो कहती हैं कि PMLN के अंदर एक से ज़्यादा धड़े हैं, एक से ज़्यादा तबका फ़िक्र पाए जाते हैं, क्योंकि उनका और नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसे सारी PMLN सब लोगों के लिए उठाना जो है वो मुमकिन नहीं है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का जो की स्टेटमेंट है जब वहाँ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्दी वापस आएंगे, वो मैं टुकड़ा भी आपको सुनाता हूँ। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे, इलाज वो अपना कराएंगे इंशाअल्लाह। जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा, लेकिन वो बीमार तो हैं लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ PMLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मलते रह जाएंगे। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना था कि उनका और नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है उसे सब लोग जो हैं उसका वज़न नहीं उठा सकते। यानी उनका ये क्लियरली ये कहना है कि PMLN के अंदर ऐसे धड़े हैं जो उनके इस बयानिया या उनके मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते। कि टुकड़ा भी हम सुन लेते हैं। मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख़यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल हैं। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मीम शीन नून, ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ। ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है। वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है, और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी। नाज़रीन, बहुत से सवालात उठते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो किस हद तक हुकूमत की कारस्तानी है, किस हद तक केस ही लीगली शहबाज शरीफ साहब का बहुत कमज़ोर है। फिर ये भी है कि जो उनकी गिरफ्तारी है उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, और ख़ुद PMLN की अंदरूनी सियासत पे उसका क्या इम्पैक्ट है। और एक बड़ा भारी भरकम डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट एंड पोलिटिकल पैनल मेरे साथ है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी हैं, इससे पहले नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। इसी तरह मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब ज्वाइन करेंगे, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मीडिया के लिए पोलिटिकल अफेयर्स के हवाले से। और मुझे ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, जो कि पोलिटिकल कमेंटेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तान के PFUJ के एक से ज़्यादा दफ़ा अहदेदार रह चुके हैं। ये सब लोग तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन शुरू में मैं एक क्विक डिस्कशन करना चाहता हूँ PMLN का पर्सपेक्टिव लेने के लिए, जिसमें खुर्रम दस्तगीर साहब, जो PMLN के ना सिर्फ सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के डिफेंस और कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं और पुरानी मुस्लिम लीगी ख़ानदान से हैं, जिनका 1980 की दिहाई से नवाज़ शरीफ साहब के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब की फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में खड़ी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू क्विक डिस्कशन। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने इसको खुर्रम साहब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हुकूमत भी कह रही है और बहुत से और लोग भी कह रहे हैं कि आपको अदालतों से रिलीफ भी मिल रही है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को 1 सितंबर को अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक सेपरेट अपील करने का एवन फील्ड में हक दे दिया। हालांकि उससे पहले वो स्टक थी क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो जहाँ अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार देने का प्रोसेस शुरू किया, उन्हें कहा कि आप सरेंडर करें, वहाँ मोहतरमा मरीम नवाज़ और सफ्तर साहब को उन्होंने रिलीफ दे दी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उनको रिलीफ दे रहे हैं। जब हुकूमत ने यह चाहा कि 7-8 अरब रुपए का पैसा जो है उसको गारंटी के तौर पर रखा जाए, जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो अदालतों ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अदालतों का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा मिक्स्ड है। लेकिन जिस किस्म का शदीद हमला और गम गुस्सा का इजहार मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अदालत के हवाले से किया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप?
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अदालतों का रिकॉर्ड बड़ा मिक्स, और उस मिक्स्ड रिकॉर्ड में मियां नवाज शरीफ की हमारी नजर में बिल्कुल एक फ्रिवलस इशू के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी शामिल है कि वो तनख्वाह जो उन्होंने कभी ली भी नहीं, उसको एक नोशनल एसेट को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विज़डम में कहा कि ये तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि एसेट है और ये शो नहीं हुआ, लिहाजा डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन खुद ये बात तो बहुत दफा दोहराई जा चुकी है ना। इस वक्त तो इशू ये है कि अदालत से रिलीफ भी आपको मिल रही है, जब रिलीफ नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि हुकूमत का ये कारस्तानी है। आज जो है ये आपको हुकूमत की कारस्तानी लगता है? शहबाज शरीफ साहब का केस ही बड़ा वीक है। जी नहीं, शहबाज शरीफ साहब का केस वीक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब 133 दिन पहले भी नैब की हिरासत में इसी हुकूमत के दौर में गुजार चुके हैं, और उसके बाद जब उनकी बेल हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने ही उस सारे केस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि कोई एविडेंस नहीं थी इस साफ पानी केस में और आशियाना केस में। तो इंशाल्लाह ये जो नया केस बनाया है इसमें भी यही होगा कि ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। जो हुकूमत की इसमें कारस्तानी है वो यही है कि वो जो माशाल्लाह इनके अपने लोग हैं, उनको तो चाहे वो जब नैबज़दा होते हैं और उनको अदालतों से उनकी बेल होती है, उनको तो वो सीनियर वजीर बना देते हैं, और वो फिर वहां से हुकूमत पंजाब के आंखों के नीचे से 60 लाख टन गंदम गायब भी हो जाती है। यहाँ नैब का इसरार ये है, देखिए आज नैब को कोई कंपल्शन नहीं थी गिरफ्तार करने की, ये नैब की सवाबदीद है जिसको शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया था। शहबाज शरीफ को कोई सजा नहीं हुई थी अरेस्ट करने की, ये नैब अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर रहा था कि जी हमारी सवाबदीद है कि हमने वारंट इशू कर दिए। अगर कोर्ट में हमें जो है जहां मुश्किलात का सामना है वहां हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, जहां अल्लाह ताला के करम से। आप क्या कह रहे हैं कि अगर इंटरिम बेल उनकी एक्सटेंड नहीं भी की लाहौर हाई कोर्ट ने, तो भी नैब को चाहिए था कि अज़राए हमदर्दी या इखलाकी तौर पर उनको गिरफ्तार न करती? नहीं, अज़राए हमदर्दी नहीं दी। जिस वजह से आज तक BRT वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, मालम जब्बा को गिरफ्तार नहीं किया गया, बिलियन ट्री सुनामी को गिरफ्तार नहीं किया गया, दवाइयों के स्कैंडल में अरबों लूटने वालों को गिरफ्तार कर नहीं किया गया, आटे वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पेट्रोल वालों को गिरफ्तार नहीं किया, चीनी वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया। लिहाजा नैब की सवाब, मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं कि ये नैब की सवाबदीद है कि वो इसको सजा से पहले गिरफ्तार करें, और ये सवाबदीद जो है अभी तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, हुकूमत के हाथ में गई है। और ये जो वन साइडेड इस्तेमाल है सवाबदीद, लेट मी फिनिश, ये जो वन साइडेड इस्तेमाल है सवाबदीद का, ये यूरोपियन यूनियन इसको क्रिटिसाइज कर चुका है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्रिटिसाइज कर चुका है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से मकबूल बाकिर की जो जजमेंट है साद रवि केस में वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं। इसको लीगली हम एग्जामिन करते हैं, इसको हम लीगली एग्जामिन करते हैं कि केसेस इक्वल हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद कहती हैं, खुल के कहा उन्होंने, बहुत ही खंदा पेशानी से उन्होंने कहा कि PMLN के अंदर बहुत से धड़े हैं, बहुत सी ओपिनियंस पाई जाती हैं। ये कौन से धड़े हैं जो मरियम नवाज का और मोहतरमा नवाज शरीफ साहब का वजन जो है उनके बयानिया का उठाने को तैयार नहीं है? क्या किसकी तरफ इशारा है उनका? जी, ये जो धड़े, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जो डी फैक्टो पावर है, फिल वाक़े इक़्तिदार है, वो ये चाहते हैं कि भाई इसके साथ गुफ्तगू करके अपना रास्ता बनाया जाए। ठीक, लेकिन ये बात क्या इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ है, हमजा शहबाज की तरफ है? जी नहीं, इशारा यहाँ और भी बहुत सारे और भी हैं भाई हैं जो इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन ये बात अब क्लियर हो गई है, इस हुकूमत की जो एक भयानक परफॉर्मेंस है, वो दवाइयों की भी कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं, आटे और चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। बट ये हुकूमत कमाल है जो ये कहते हैं कि हमने कीमतों 262% कीमतें बढ़ाकर अवाम की पहुंच में ये चीजें पहुंचा दी हैं। ये हुकूमत का जो तजर्बा इमरानी नाकाम हुआ है, उसने इस चीज को भी नाकाम किया है कि ये जो डी फैक्टो डी जोरे ताकत का जो तकसीम है, ये अब अनसस्टेनेबल हो गया और मुल्क नहीं चल रहा। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमें आज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। इसकी लीगल डायसेक्शन पे चलते हैं बहुत क्विकली। राजा आमिर अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि हुकूमत कि नैब और अदालतें जो हैं वो बहुत सेलेक्टिव कर रही हैं। वो कभी कह रहे हैं बेसिकली जहांगीर खान तरीन साहब के केस को भी वो रेफर कर रहे हैं, वो इसमें वीट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो अलीम खान की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और वो ये अपना भी कह रहे हैं कि बाकी केसेस में भी। तो ये
जो शहबाज शरीफ साहब का जो केस है आज का, अगर हम स्पेसिफिकली इस पे चलें तो राज साहब इसमें क्या यानी केस है और क्यों उनकी इंटरिम बेल जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकी, क्यों नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इसकी लीगल वजह क्या है? जी डॉक्टर साहब, अब जैसे कहा कि जी नैब और अदालतें, अदालत का किसी भी केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। जो भी केस नैब बनाएगी वो अदालत के सामने आएगा, तो अदालत को तो हम इससे अलहदा कर देते हैं। अब नैब अगर ये कर रही है कि जी वन साइडेड, या हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के लीडर्स का ज़्यादा एहतसाब हो रहा है, तो ये अगर उनका गिला है ये अपनी जगह पे होगा, ये शायद किसी हद तक दुरुस्त भी होगा, लेकिन इसमें एक फैक्ट ज़रूर ज़हन में रखिए कि मौजूदा हुकूमत वाले, या ये जो अभी चंद केसेस चीनी और ये बातें हो रही हैं, ये 2 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, और जो पिछले 10-10 साल से रहे हुकूमत में, तो ऑब्वियसली ये जो केसेस हैं ये केसेस आज की हुकूमत के बनाए हुए नहीं, ये पिछली हुकूमतों के बनाए हुए हैं, जिसे नैब लेके आगे चल रही है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जी इन्होंने कहा कि चेयरमैन ने वारंट क्यों निकाले। अब दौरान तफ्तीश रमज़ान शुगर मिल के आपने देखा होगा कि बहुत सी पैसों की ट्रांजैक्शन जो टीटीस के जरिए हुई, अरबों रुपए के वो पैसे हैं, वो कोई पापड़ वाले के अकाउंट में से निकल रहा है, और कोई इनके मुलाजमीन हैं जिनकी अपनी 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और करोड़ों और अरबों रुपए के उनके अकाउंट्स में पैसे लैंड करते हैं, और अल्टीमेटली वो जाके इनके बेटे सलमान के अकाउंट से निकलते हैं या प्रॉपर्टीज ली जाती हैं। अब मियाँ शहबाज शरीफ, और ये टाइम पीरियड वो है कि जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने पंजाब के, तब से लेके कुछ अरसे तक ये तमाम रकूम इनके पहले के अकाउंट्स जब मुलायजा किए गए तो बड़े नॉमिनल आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नैब को देनी थी, वो मुतमईन नहीं हुई, वारंट्स निकाले, ये अदालत चले गए। लाहौर हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट के जिसमें ये गारंटर भी हैं अपने भाई के, जो इस वक्त मफरूर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि जी ठीक है, अगर नैब ये कर रही है, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि आपके बच्चे छोटे थे, आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आप फरमा देते हैं कि जी मेरी 10-12 भैंसें हैं या ये है, तो ये अरबों रुपए के जो आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके बच्चों के और इनके अकाउंट्स में आए हैं, इसका मनी ट्रेल दे दीजिए, इसकी सोर्स ऑफ इनकम दे दीजिए, और वो देने से नाकाम हो गया। और ये बताइए कि ये किस मद में, किस कंसिडरेशन में इतने पैसे आ रहे हैं। मुझे जरा आप गवर्नमेंट का लेने दीजिए इसमें मौके पर डिस्कशन को। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी ताबड़तोड़ हमले यही किए हैं कि हुकूमत जो है वो ये सारा कुछ करवा रही है, और अभी आपने सुना कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी बहुत से एग्जाम्पल्स दिए, कभी वीट के कभी शुगर के। आपकी गवर्नमेंट का क्या मौकफ है, क्या आपको फायदा हो रहा है सारी चीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद, बहुत शुक्रिया। विश के आप खुर्रम दस्तगीर को यहाँ रखते तो हम उनसे ये पूछते कि पहले तो आपके वालिद और उसके बाद आप, जिन्होंने एक सरकारी ज़मीन पे पेट्रोल पंप बनाए रखा, और जिस सिस्टम आपको जो अच्छा लगता है सिस्टम, उस सिस्टम ने उसकी आबियारी की, और आपका माशाल्लाह से आप कितना फले फूले हैं सियासी तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी, वो सबको नज़र आ रहा है। और उस पेट्रोल पंप की कमाई खा खा के आपने अपनी सियासत की, और आज इस हुकूमत ने आपका वो जो कब्ज़ा था सरकारी ज़मीन पे, वो आपसे छुड़वाया बहुत दहाइयों के बाद, और अब वहाँ पर गुजरांवाला में आम पब्लिक के लिए एक पार्क बना हुआ है जिसे पब्लिक इस्तेमाल करती है। तो इनकी बातें आप सुन लें, यूरोपीय यूनियन और इस्लामिक कौंसिल और कौन सी उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा है, जो इल्जाम आपने लगाया, क्योंकि वो है नहीं, इसके फैक्ट्स तो ठीक होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं तरीका। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे पास तो आप रखना चाहिए था ना, आपको जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल की हैसियत से। नहीं, आपको जी मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से आपको करना नहीं चाह रहे थे ना डायरेक्ट डायलॉग। मैं क्या करता, मैं तो ज़ाहिर है कि वापस, मैं तो एज एन एंकर चाहूंगा कि डायरेक्ट डायलॉग हो। हाँ जी, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो वापस आ सकते हैं ना, अभी वो सुन रहे होंगे, आपका प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन कर लें। और ये मेरे साथ महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम के ऊपर इनके साथ मेरी ये बात हो चुकी। मैं पंजाब में होता था जब हमने इनसे ये वो कब्जा छुड़वाया था, तो मेरे हाथों में से हुआ है वो सब कुछ, मेरे सामने हुआ है, मुझे पता है कि ये किस कदर पेट्रोल पंप है और इनकी बातें ऐसी थी। ये गुजरांवाला के अंदर इनकी मलकियत पेट्रोल पंप था, जो कि पिछले
मेरा ख्याल 20, 30, 40 साल से इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था और उसमें से इन्होंने बहुत सारा माल कमाया और इवेंचुअली वो पेट्रोल पंप गिरा के वहां पर पब्लिक पार्क बना दिया गया। ये उस प्रोग्राम से दुम दबा के भाग गए थे महर बुखारी के प्रोग्राम से। इन्होंने है ना हमारे साथ किया था और हमारे साथ चूंकि है नहीं है खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं वैसे रिक्वेस्ट यही करता हूं उनसे, अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि चूंकि ये खुर्रम दस्तगीर हाँ, तो आपका प्रोड्यूसर ने ले लेना, जैसे पहले लिया था फोन पे ले ले उन्हें, और चूंकि आपका प्रोड्यूसर ले लेना फोन करके। मैं इसीलिए पब्लिकली कह रहा हूं ना कि आपका प्रोड्यूसर ले ले। अब मैं आ जाऊं, चैलेंज कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर को, खुर्रम दस्तगीर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ये प्रोड्यूसर साहब उनसे रिक्वेस्ट करें फ़ोन पे कि वो इसको रिस्पॉन्ड अगर करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, इस पे आ जाएं कि आपकी हुकूमत जो है वो ये करवा रही है जो कुछ आज ही, और अगर वो आते हैं, अगर वो प्रोग्राम पे आते हैं तो मैं उसकी तस्वीरें, मैं उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपको दूंगा ताकि आप साथ साथ चलाएं वो शो के ऊपर। मैं को हवाई बात नहीं कर रहा। अच्छा, अगली बात हम करते हैं जो आज मरियम सफदर साहबा की एक गुस्से में की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुझे 2-3 बातों की समझ नहीं आई। उनके अकल के पैमाने की मुझे 2-3 बातों की समझ नहीं आई। पहले तो उन्होंने, वो ये वही खातून हैं जिनको अगर सारी सजाएं भी छोड़ दी जाएं, अदालतों को साइड पे भी रख दिया जाए, तो ये वही खातून है जिनकी वीडियो टेप एक नेशनल टीवी पे चली हुई है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। अब माशाल्लाह से ये उस दौर की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ खुद ही इन्होंने FBR में डिक्लेयर भी की हैं। तो ये तो सर्टिफाइड झूठी हैं, वो भले कैलबरी फॉन्ट हो, भले वो डीड जो इन्होंने बना के दी हुई हो वो हो, भले हमारी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके साथ साथ उन्हीं अदालतों के ऊपर आज ये तनकीद कर रही थी जिन अदालतों की दी गई, एक मुजरिम है अभी तक, इनकी सज़ा सस्पेंड हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, तो मरियम सफदर आज भी एक मुजरिम है। तो एक मुजरिमा जो थी वो बैठकर उन्हीं अदालतों के ऊपर तनकीद कर रही थी जिन अदालतों के दिए गए रिलीफ पर ये आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अगर वो रिलीफ ना दिया होता तो ये जेल में होती। तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि बचो उस शख्स के शर से जिसके साथ तुम नेकी करो। तो जिन्होंने इनके साथ नेकी की, आज इनके शर से उनको बचना पड़ना है। रही बात इनकी दूसरी के पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आलम यह है कि वालिद साहब जो हैं, जिनको ये यहाँ पर बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर, आपने जिंदगी में कभी किसी इनकलाबी लीडर को पर्ची से पढ़ के तकरीर करते देखा है? आज तक दुनिया की तारीख में किसी इनकलाबी लीडर ने पर्ची से पढ़ के तकरीर की है? इनकलाबी लीडर तो दिल से बोलते हैं, जोश से बोलते हैं, अपने कन्विक्शन से बोलते हैं, अपने वजदान से बोलते हैं। ये किस तरह का इनकलाबी लीडर है जो किसी की लिखी हुई तकरीर पढ़ रहा है? और ये किस तरह का इनकलाबी लीडर है जो यहाँ से झूठ बोल के गीदड़ की तरह दुम दबाकर निकल गए हैं और वहां पर सबको नजर आ रहा है कि वो सेहतमंद है लेकिन वापस नहीं आ रहे? तो इनकलाब लाना है तो आपके आज ये कह रही थी कि ये हुकूमत को मुस्लिम लीग नून जो है वो टफ टाइम देगी, हुकूमत के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ेगी। तो अपने वाले साहब को कहना था ना, वो क्यों हुकूमत को खुला मैदान छोड़ के गए हैं? वो क्यों यहाँ से भागे? उनको यहाँ रहना चाहिए था ना, लीड करना चाहिए था जेल में से। बहुत सारे लीडर्स ने जेल में से लीड किया है कि वो बहुत जल्दी वापस आएंगे। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा है मोहतरमा मरीम नवाज साहब वापस नहीं आएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे अनलेस माफ कीजिएगा, अनलेस के इन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब जैसा कोई और इनके जहन में हो कि किसी और ने आना है और उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह तमाम कवानीन को पामाल करके इन्हें आउट ऑफ द वे जाकर इनको किसी बंदे ने रिलीफ देना है जो पूरे पाकिस्तान में कभी, इनको 2 दफा रिलीफ मिला जो पूरे पाकिस्तान में कभी नहीं मिला। और ये पूरे हमारे सिस्टम को सोचने की जरूरत है। जेल में से निकाल के बाहर भेजने का रिलीफ भी, और उससे पहले इनकी अपील सुन के इतने सालों के बाद सजा भी काटने सुन लिया, गवर्नमेंट को सुन लिया, लीगल पोजीशन सुन ली, PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। मुझे अब लेना है मजहर अब्बास साहब को, एक ब्रेक में ले लूं छोटी सी, उसके बाद मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ आता हूँ। एक पॉलिटिकल एनालिसिस लेता हूँ कि आज की इस गिरफ्तारी से PMLN की सियासत और पाकिस्तान की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ा। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा मजहर अब्बास साहब की तरफ। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मजहर अब्बास साहब प्रोग्राम के इब्तदाई में, शुरू में भी मैंने ये कहा कि पाकिस्तानी मीडिया का जो कैमरा और लेंस है वो जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत को देखता है, उस हिसाब से तो आज पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत हड़बूंग थी, हलचल थी, एक बहुत बड़ी कैफियत थी, एक बहुत बड़ा एक तलातुम था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक है कि जो कुछ होता है, पाकिस्तानी मीडिया का अपना एक मिजाज बन चुका है
और दर हकीकत जो कुछ आज हुआ है, रोज़ होता है, उसका पाकिस्तानी अवाम से, उनके मुस्तकबिल से, उनके मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ आज हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? शुक्रिया मोहित। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो हमारी एक एडिटर होती थी रज़िया भट्टी मरूमा, वो कहा करती थी कि पॉलिटिक्स सेल। और आप अगर टीवी पे टॉक शोज़ देखें तो हम 90% टॉक शोज़ हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं। उसका लोग किस हद तक उसका इम्पैक्ट लेते हो, टेलीविज़न तो ज़ाहिर है, टेलीविज़न की व्यूअरशिप तो अखबारात के मुकाबले में करोड़ों में है, तो उसका इम्पैक्ट तो बनता है। ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं बनता। और अगर नहीं बनता होता तो ख़ुद इमरान खान ये कहते थे कि अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूँ तो उसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। यही और लोग भी कहते हैं। अब तो पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बना लिया है कि जी जलसों में जाने की क्या ज़रूरत है, टीवी टॉक शोज़ में बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, इंटरव्यू दे दो, हमारी बात जो है वो आवाम तक पहुँच जाएगी। देखिए, आप इस चीज़ को सामने रखें, मैं एक बिल्कुल इस बात को जो है मेरा ख्याल है मैं बहुत वादे तौर पर समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये अदालतें वो हैं कि जिनकी आज़ादी के लिए सब ने जद्दोजहद की और उसको लीड किया मियाँ नवाज शरीफ ने। तो सबसे ज़्यादा तो उन अदालतों के फ़ैसलों को उनको एहतराम करना चाहिए, उनकी पार्टी को एहतराम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अदालतों के वो फ़ैसले जो आपके हक़ में हों वो अच्छे नहीं हो सकते, जो आपके ख़िलाफ़ हों वो अच्छे नहीं हो सकते। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी कि जी जो मेरे फ़ैसला मेरे हक़ में हो तो वो अच्छा है, जो मेरे ख़िलाफ़ हो वो गलत है, ये नहीं हो सकता। मैं एज एन इंडिपेंडेंट दोनों फ़ैसलों को असेस कर सकता हूँ कि जी हाँ, इसमें ये कमज़ोरियाँ हैं, ये नहीं हैं। लीगली राजा उमर अब्बास साहब जैसे वकील जो है वो उसको असेस कर सकते हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है। लेकिन जो सियासी चीज़ें होती हैं, देखिए सियासी मामलात, सियासी लोगों के, उन पर बहुत ज़्यादा अदालतों के फ़ैसले असरअंदाज नहीं होते। अगर अदालतों के फ़ैसले असरअंदाज हुए होते तो 2016 में नवाज शरीफ साहब की नाअहली, उनकी कन्विक्शन और उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें सामने आई हैं और जो बड़े लैंडमार्क डिसीजन सामने आए हैं, उसके बाद तो 2018 के इलेक्शन में PMLN को फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PMLN पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन के फिर भी उभरी और वो वोट नवाज शरीफ का पड़ा। और आज भी तमाम तर लोग, तमाम उनके मुखालफीन भी ये मानते हैं कि PMLN का वोट जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। तो अगर कल कला शहबाज शरीफ या शीन लीग बन भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि शीन लीग के पास वो वोट बैंक आ पाएगा। अव्वल तो वो जाए ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो बन भी जाती है, क्योंकि हमने देखा, और नैब का जो सिर्फ मैं सिर्फ एक मोहित नैब का जो मामला है, मैं ज़ाती तौर पे, हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ करें मेरे साथी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ्रॉम द डे वन, यानी जब से नैब बनी है, ख़ासतौर पे 2002 के बाद से नैब एक पॉलिटिसाइज्ड इदारा रहा है। इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जमातों को बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अच्छा, और लेकिन अभी आप देख लें कि नैब ने आप जरा रुके मेरे साथ में, इस पे ठीक फिर बंद कर दी। हाँ, अच्छा, क्या खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया? जी, खुर्रम दस्तगीर साहब आप चले गए थे चूंकि आपने नहीं करना चाह रहे थे डायरेक्ट टॉक, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगा दिया कोई पेट्रोल पंप के हवाले से। वो कहते हैं कि आपने पता नहीं 30-40 साल तक आप लोगों ने गुजरावाला में कोई पेट्रोल पंप जो है वो रखा हुआ था अपने कंट्रोल में, जो कि पंजाब हुकूमत ने अब आपसे खाली करवाया, वहाँ एक पार्क बना। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि शहबाज गिल साहब यकसर और सरासर झूठ बोल रहे हैं, और अगर इन्होंने माफ़ी ना मांगी तो मैं इनको अदालत में लेकर जाऊंगा। ये बहुत ही घटिया तरीक़ेकार है कि हम बात असूल की और पॉलिसी की कर रहे हों और ये बराह रास्त ज़ातियात पर जाते हैं। मैं पंजाब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन था मोहित, जब ये पेट्रोल पंप गिराया गया, हमारी जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, जब ये पेट्रोल पंप गिराया गया, मेरे इनके साथ 2 प्रोग्राम हुए। ये प्रोग्राम से भागे, इनके पास जवाब नहीं था। इनको 1.5 साल बाद याद आ रहा है मुझे अदालत में लेके जाना, ये तब क्यों नहीं लेके गए? अच्छा, ठीक, मैं अब इस पे, अगर हम इस पे एक सीज फायर कर लें, इस पे अगर हम रुक जाएं, हम डिस्कशन को आगे लेके चल सकें। राजा आमिर अब्बास साहब,
जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे होगा या PMLN की अंदरूनी सियासत से ज़्यादा मुतासर होगी? देखिए, दो बातें हैं। अभी जैसे बात हुई, मज़हर साहब ने भी बात की जी, वोट नवाज शरीफ का है, लेकिन ज़हन में एक चीज़ रखिए कि जब हम पंजाब की पॉलिटिक्स देखते हैं तो वो सिर्फ नवाज शरीफ का वोट नहीं है, वहाँ बिरादरियों का वोट है, वहाँ लोगों की पर्सनैलिटीज़ का वोट है, वहाँ पैसे का वोट है, उन लोगों की ज़ाती हैसियत भी है। ऑल्दो के नवाज शरीफ के साथ वो अटैच हैं मुस्लिम लीग। अब देखना ये है कि क्या वो नवाज शरीफ के हालिया बयानिया जो आ रहा है, या मरियम बीबी का जो बयानिया है, या जो वो उन्होंने अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें की, या उन्होंने इससे पहले जो कहा कि ये बुक्स से भरे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, क्या वो फैमिलीज़, क्या वो MNAs मियाँ नवाज शरीफ के साथ एज ए वोटर या उनके ब्लाइंड, उनके पीछे चलने वाले बनेंगे? कथन ऐसे नहीं होगा। पंजाब के लोग सियासत को भी समझते हैं, उन्होंने अपने हल्के पहले वाली बात आगे नहीं रहेगी। हाँ, हल्के की पॉलिटिक्स करनी है, और हर फैमिली में आर्मी के लोग हैं, हर गांव में फौज के लोग हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? वो सिर्फ नवाज शरीफ का ही नाम पे कोई वोट मिलता है पंजाब। बेसिकली राजा आमिर अब्बास साहब समझते हैं कि बहुत सा पानी जो है ना पुलों के नीचे से गुजर गया, यहाँ बड़ा फर्क पड़ गया है सियासत में। वेरी क्विक कमेंट। डॉक्टर साहब, उसका फैसला तो इलेक्शन कराएंगे ना। आप अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें, लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? आप लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दें, हो सकता है मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हो जाए। ये फैसला कि लोग उनके साथ हैं या नहीं हैं, MNAs उनके साथ हैं या नहीं, किसी एक MNA का बयान बता दें। अगर नहीं है तो जाहिर है अब जब इलेक्शन होंगे तो हमें नजर आ जाएगा। अब इलेक्शन से पहले, जाहिर इलेक्शन में तो अभी टाइम है, तो वो तो क्राइटेरिया इलेक्शन का है। लेकिन आज जो सिचुएशन खड़ी है, पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून, मज़र यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये भी मज़र प्रॉब्लम है कि जो इलेक्शन हुए हैं 2018 में, जो बहुत से और लोगों के लिए बड़े ही फेयर इलेक्शन थे और बड़े मतवक्का किस्म के उसमें रिजल्ट्स निकले हैं, जिस किस्म के सर्वेज और प्रेडिक्शन थी सारे टेलीविजन चैनल के, तमाम ऑपोजिशन की जमातों ने कोई एविडेंस नहीं दी, और वो कहते हैं कि इलेक्शन जाली थे, और वो कोई केसेस भी उसके खिलाफ नहीं लेकर आए, वो कोई ट्रिब्यूनल्स में भी नहीं गए, वो अदालतों में भी नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि इलेक्शन जाली थे। आप जो कहते हैं कि इलेक्शन से पता चलेगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स को तो यहाँ हारने वाला मानता ही नहीं। मोइन, मैं तो इलेक्शन क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शंस रिग्ड नहीं होते, ये मेरा बहुत पुराना वो थ्योरी है। पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स मैनेज होती हैं। गवर्नमेंट का बनाने के प्रोसेस में जो मैनेजमेंट इस्तेमाल होती है वो हमारे सबके सामने है कि किस तरह ग्रुपिंग। अब उन ग्रुप्स के नाम मैं ले सकता हूँ कि जिनको बैठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपने इधर जाना है, अब कि आपने उनसे बाहर नहीं निकलना। ये सारी चीज़ें ये सिर्फ इस गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, माजी में भी इसी तरह होता रहा है, तो उस चीज़ में तब्दीली नहीं आई है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो अभी राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बताएं उनकी तकरीर में ऐसी क्या बात है जो हम इससे पहले डिस्कस नहीं करते रहे हैं। और देखिए, नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है ना, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी बहुत सी उनकी बातों से बहुत शदीद इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे इंडिया के साथ दोस्ती हो, ये पहली मर्तबा पंजाब के किसी लीडर ने इंडिया के साथ दोस्ती की बात की, वो उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ। इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका जो मौकिफ है वो पंजाब में माजी में लीडरशिप्स का मौकिफ ये नहीं रहा। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट जरूर है, और ये मैं देता हूँ कि उन्होंने छोटे सूबों का जो एहसास महरूमी बड़े सूबे के हवाले से रहा है साल से, और मैं और आप और शोर शहबाज साहब वगैरह सब जानते हैं, उसको कम करने में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट को गवर्नमेंट्स देके सिंध में, और ब्रेक में ले लूं नवाज शरीफ साहब के बयानिया जो है, मैं ब्रेक ले लूं, आप फिर शुरू करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया में कोई ऐसी बात अब है कि जो बिक पाएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब का ब्रेक से पहले ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका बयानिया पहले भी बिका है, दोबारा भी बिकेगा, और उन्होंने छोटे सूबों को वो उन्होंने उठाया, उनका मौक़िफ़ उठाया, उनसे उन्होंने तलखियाँ कम की हैं। यहीं से अगर बात का आगाज़ कर लें, राजा आमिर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो पहले बिका था, क्या अब बिक पाएगा ये छोटे सूबों वाला? देखिए, ये बहुत एक डेंजरस बात है मज़हर साहब। अगर देखें कि मुझे याद है कि जब ये
अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जब ये जीटी रोड पे आए और उसके बाद कोयटा गए तो कोयटा में जाके इन्होंने कहा कि जी मैं नज़रियाती हो गए हूँ। और आपको याद होगा कि उस वक़्त महमूद खान के जलसे में महमूद खान अचकज़ई के साथ ये बैठ के नज़रियाती हुई। अब महमूद खान अचकज़ई या छोटे सूबों की ये बात कर रहे हैं। अगर हम केपी में देखें तो क्या गफ़ार खान साहब जो एक बड़े सियासतदान थे लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपनी लाश जो उनसी है दफनाना उन्होंने वसीयत की कि ना कीजिए, जलालाबाद ले जाएँ। क्या सिंध में जीएस सिंध की बात होगी? बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी उसकी ऐसा ही नहीं। तो अब ये बात कहना कि जनाब इन्होंने महमूद खान का नजरिया अब पंजाब में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश की पंजाब के, देखिए हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना। और अगर आप देखते हैं कि जी वो बगैर वीजे के आपके पास आते हैं, आप मरी लेके जाते हैं कुछ ऐसे लोगों को, और फिर आप ज़हन में ये रखिए कि वहाँ पे नेशनल टीवी पे उनकी लीडरशिप कहती है कि जी हमने तो मियाँ नवाज शरीफ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप कुलभूषण का नाम अपने पूरे टर्नओवर में नहीं ले सकते। अच्छा, चलें मैं ज़रा मज़हर अब्बास साहब की तरफ आ जाता हूँ। मज़हर, ठीक है माजी में नवाज शरीफ साहब ने अपना सौदा बेचने की कोशिश की, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब उन्होंने हिंदुस्तान के इतने करीब होने की कोशिश की, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका का नैरेटिव था उसके साथ नवाज शरीफ साहब ने अनकंट्रोल्ड तरीके से आइडेंटिफाई किया तो उनको नुकसान पहुंचा। आपको कैसे लगता है जो हिंदुस्तान में जिस किस्म की फैशिज्म है, हिंदुस्तान की सड़कों पर जो हो रहा है, वहाँ की हुकूमत जो कर रही है नरेंद्र मोदी की शक्ल में कश्मीर में हो रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पंजाब के लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे और अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज उसी किस्म का बयानिया यहाँ पे बेचने की कोशिश करेंगे तो पंजाब के लोग दोबारा उसको बाय कर लेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि इतनी मोहब्बत पाई जाती है हिंदुस्तान की आज पंजाब में? नहीं डॉक्टर साहब, आपने गलत अंदाज में लिया बात और राजा आमिर और अब्बास साहब ने भी गलत अंदाज में की। मैं माजी की बात कर रहा था। अगर माजी में आप सोचें, कश्मीर को आगरा में सबसे ज्यादा बेचा गया। आप उठा के देख लें कि आगरा में मुशर्रफ साहब जो प्लान लेकर गए थे उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र ही नहीं था। उसमें कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को साइड में रखें। खुर्शीद कसूरी साहब मौजूद हैं, मालूम कर लें कि उस वक्त वो जो प्लान पेश किया गया था वो प्लान ज़्यादा डैमेजिंग था या वाजपेयी साहब जब लाहौर आए और मीनार पाकिस्तान पर लेकर उनको जाया गया और वहाँ जो उन्होंने तकरीर की वो ज़्यादा डैमेजिंग थी। दूसरी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आज के मोदी के 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं, सब्सक्राइब करता हूँ। देखिए जो आप 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के 4 पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे पहले जो देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि पंजाब में उसके बावजूद मादी में जब वो मुशर्रफ ने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था, उन्होंने वोट पड़े। मेरी बात तो सुन लें। देखिए सिंध के उन्होंने कहा जीएसएन कभी भी पीएमएलएन की अलाई नहीं रही। जनरल ज़ियाउल हक ने गुलदस्ते जरूर भेजे हैं लेकिन पीएमएलएन कभी अलाई नहीं रही। डॉक्टर मालिक साहब को वहाँ एक ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ बलोच एक्सट्रीमिज्म जो है वहाँ बहुत इंतहा पे था, उसमें नेशनलिस्ट को पीएमएलएन की मेजॉरिटी होने के बावजूद डॉक्टर मालिक की हुकूमत बनाने की इजाज़त देने से और उनको सपोर्ट करने कर एक पॉजिटिव मैसेज गया। मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में आप ले लें, एएनपी के साथ उन्होंने कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की और ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हमारे यहाँ पिछले 15 साल में। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं लेकिन हमने एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की, जिस तरह माजी में होता था, जिस तरह माजी में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, उन रिवायात को काफ़ी हद तक कम किया गया है, उन रिवायात को काफ़ी हद तक ख़त्म किया गया है। पंजाब के बारे में जो मिसकंसेप्शन राजा आमिर अब्बास की क्विक रिस्पांस, उसको कम करने में मदद मिली है। ठीक जी, राजा आमिर अब्बास। देखिए मज़हर साहब ने अभी बिल्कुल क्लियर की बात कि जी ठीक है, पंजाब बलूचिस्तान में अगर डॉक्टर मालिक का था तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर ये इतने ही पॉपुलर थे उस वक़्त तो अभी सीटें आनी चाहिए थी बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी आनी चाहिए थी, केपी से भी आनी चाहिए थी नून की। लेकिन वहाँ पे आपने रिज़ल्ट देख लिया कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या थी और पिछले इलेक्शंस में ये जो सीटें आई थी, आई नो 2 सीटें के वो नवाब सरदार ज़ाती सीटें लेके आते हैं और फिर वो किसी भी एक पार्टी को वो शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, पर्सनल इश्यूज को छोड़ के खुर्रम दस्तगीर के साथ इस पे पॉलिटिकल कमेंट आपका क्या है जो मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं? बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लास्ट है, चंद सेकंड रह गए, 30-40 सेकंड।
सर बड़ी सिंपल सी बात है मोहित साहब, ये माफिया है, आपने अपने सामने देख लिया। ये माफिया, ये पॉलिटिकल बात कभी कर ही नहीं सकते, इनके पास पॉलिटिकल बात कोई है ही नहीं। ये चोर हैं, इन्होंने पैसा लूटा है। जब आप इनसे चोरी का हिसाब मांगेंगे, ये या कहेंगे फलां करप्ट है, या आपके ऊपर झूठे इल्जामात लगाएंगे जिनका इनके ऊपर कोई सबूत नहीं होगा। ये बात को किसी और तरफ लेके जाना चाहेंगे। मैंने बड़ा सिंपल उनसे सवाल पूछा था, 11 बात को डाइवर्ट हो जाती है, अखबारों ने इनका नाम लिख के वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। हमारी कोशिश थी कि पॉलिटिकल और पॉलिसी ओरिएंटेड इश्यूज पे रहे, बहुत सी बातें उससे बाहर भी निकल गई हैं। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।